ऑफलाइन मीटिंग थी जिसके अंदर 50-60 लोग थे, एक हॉल के अंदर बैठे हुए थे। और पापा को माइक देने से पहले मुझे माइक दिया गया। और मुझे पापा ने बताया कि आपको 1 से 2 मिनट कुछ बात करनी है। तो आप इमेजिन कीजिए, तीसरी चौथी कक्षा का बच्चा क्या ही बात करेगा जब उसके सामने 50-60 लोग बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सूट सूट बूट पहन के बैठे हैं। तो मेरे पास माइक आया और मैंने माइक में बोला कि मुझे आरसीएम की नमकीन बहुत पसंद है। सो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। और अब पिछले 2 हफ्ते से मैं इस सेशन की यूथ स्पेशल प्रोग्राम के प्रमोशंस देख रहा हूँ। तो एक शुरुआत तो वो थी जब मुझे पहली बार माइक दिया गया था स्टेज पे और मैंने कहा था मुझे आरसीएम की नमकीन बहुत पसंद है। और आज एक दूसरी जर्नी की स्टार्ट है जब मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं क्यों इस आरसीएम बिजनेस का हिस्सा हूँ। मेरे एक बहुत फेवरेट ऑथर हैं, आपने भी शायद इनके बारे में सुना होगा, अमेरिकन ऑथर हैं साइमन सिनेक। इनकी किताब है स्टार्ट विद अ व्हाई। इनका ऐसा मानना है कि आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या करना है, आप ये भी जान सकते हैं कि कैसे करना है, पर जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस अचीवमेंट पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। ये साइमन सिनेक बताते हैं अपनी किताब में स्टार्ट विद वाई। और वो एग्जांपल भी देते हैं जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आरसीएम बिजनेस भी एक कारण की वजह से शुरू हुआ था। टीसी सर के दिमाग में भी एक वाई था क्यों वो आरसीएम बिजनेस को बनाना चाहते हैं, और उसी का कारण, उसी की वजह से आज 23 साल तक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो पाया। और अगर वो भी सोचते कि क्या करें कैसे करें, अगर वहां फंस जाते तो शायद इतनी बड़ी काम नहीं हो पाती। तो मैं ये समझा साइमन सिनेक की किताब से कि क्यों होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में ना। जब हम, अगर मैं 7 जुलाई के प्रोग्राम नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम की भी बात करता हूँ, तो आपका ये जानना जरूरी है कि आपको वहां क्यों आना है, कैसे आना है, कहाँ आना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको वहां क्यों आना है। मैं अपनी स्टोरी से शेयर करना चाहूंगा। जब भी हम बचपन से ही, जैसे मैं आपको 3rd 4th क्लास में जब था, जब मुझे मीटिंग्स में जाने का मौका मिलता था, स्टेज पे पहली बार माइक दिया गया, तो बचपन से ही आरसीएम के सिस्टम की मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, इवेंट, सेलिब्रेशन प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप, इन सब का हिस्सा हम बनते थे। और ये बाय चॉइस नहीं होता था, बहुत बार ये होता था क्योंकि एक बच्चे को ज्यादा चीजें समझ नहीं आती। तो जब हम अपना स्कूल कॉलेज की छुट्टी लेके भी कभी कभी सैटरडे संडे को इवेंट होते थे, तब पापा हमें जबरदस्ती इवेंट्स में ले जाया करते थे। आपने सुना कि हमारे पिताश्री, फर्स्ट जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, हमें जबरदस्ती इवेंट्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेके जाया करते थे। और हम उनसे हर बार यही पूछते थे कि हमें देखो, एक तो कुछ समझ नहीं आता है बिकॉज हम छोटे बच्चे हैं और उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट फिर भी आप हमें क्यों बार बार लेके जाते हैं, ऐसे इवेंट का हिस्सा बनाते हैं, उस समय समझ नहीं आता। पर जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है और एक चीज कहते हैं कि जब कोई चीज आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है, तो जब आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपको वो एजुकेशन यूज करनी है, तो वो अपने आप ही उभर आती है। और ऐसा ही कुछ मैंने अपनी जर्नी में देखा। जब वो इवेंट्स में मैं जाया करता था, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ऐसी सेटिंग बना दी गई मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से, जिससे ये लगता था कि अगर सामने वाला व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उनको सिर्फ मुझसे थोड़ा ज्यादा पता है। इस तरीके का माइंडसेट इस सिस्टम ने बिल्ड करके दिया। महाभारत में भी एक प्रसंग है जिसमें बात की जाती है, चर्चा होती है कि जब चक्रव्यूह तोड़ने की बारी थी, तो कर्ण के अलावा किसी को नहीं पता था किस तरीके से चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। बट कर्ण को इस तरीके से बिजी कर लिया गया था कि वो चक्रव्यूह तोड़ने के वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, चक्रव्यूह तक एंटर नहीं कर पा रहे थे। और उसी समय एक ख्याल आया कि कर्ण पुत्र अभिषेक, कर्ण पुत्र अभिषेक भी हैं, जो उनको इसकी आभास है कि चक्रव्यूह में एंट्री कैसे की जाती है। और ऐसा वो इसलिए था क्योंकि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उस समय यह जिक्र हो रहा था कि चक्रव्यूह में किस तरीके से घुसा जाए। और वही एक थॉट था जिसकी वजह से वो चक्रव्यूह में घुस पाए। और निकलने की कहानी अलग है, बट वो एक इंटेंशन थी कि जब वो बचपन में हम अपनी माँ के गर्भ में थे, वहां से भी अगर वो सबकॉन्शियसली ऐसी चीजें एनवायरमेंट से गेन कर सकते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक बच्चा जो स्टार्टिंग से ऐसे मोटिवेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का हिस्सा रहा है, उसके सबकॉन्शियस में किस किस तरीके की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। मुझे अभी याद है, हम 8वीं क्लास 7वीं क्लास तक जींद हरियाणा में रहा करते थे, और 8वीं से हमें दिल्ली में शिफ्ट किया गया। और दिल्ली के जब हम हाई फाई स्कूल में जाते थे ना, हम भी मतलब बिकॉज हम बहुत मिडिल बैकग्राउंड, एवरेज मिडिल एज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसमें
हमारी जो इंग्लिश बोलने की कैपेसिटी थी, हिंदी बोलने की कैपेसिटी थी, और जितनी हमें जानकारी थी वो बेहद कम मालूम होती थी जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए। और जब 8वीं में जब लोगों को मैं देखता था दिल्ली के सोफिस्टिकेटेड स्कूल में अंग्रेजी में पढ़ापढ़ बात करते थे, और ऐसा लगता था कि ये तो शायद हम कभी नहीं कर पाएंगे, दैट वी विल नॉट बी एवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसा लगता था। पर ऐसा एजुकेशन सिस्टम इन मीटिंग्स ट्रेनिंग से एक ही विश्वास हमेशा अपने आप पे रहता था कि विशाल, इनको तुझसे थोड़ा सा ज्यादा आता है, जिस दिन तुम सीख लोगे तुम भी इनसे आगे बढ़ जाओगे, इनके लेवल में पहुंच जाओगे। इस तरीके की एजुकेशन ये सिस्टम देता है। और इसी का कारण है कि मैं अपनी स्कूल एज में, अब स्कूल में काउंसिल बॉडी होती है, प्रिफेक्टोरियल बॉडी होती है जो स्कूल की सारे इवेंट्स को मैनेज करती है, मैं उसका हिस्सा रहा। एक व्यक्ति जो ये 8वीं कक्षा में स्कूल में आया है, जो इंग्लिश में प्रॉपर बात नहीं कर पाता, हिंदी में प्रॉपर बात नहीं कर पाता है, अगर उसको प्रिफेक्टोरियल बॉडी ऑफ स्कूल बनाया तो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इन सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स, इन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन नेक्स्ट जनरेशन जैसे प्रोग्राम्स नहीं बनाया। और इस सिस्टम में जब भी आप मीटिंग्स में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आप अटेंड करते होंगे, तो आपको हमेशा कुछ किताबें रिकमेंड की जाती हैं, कुछ टेप्स रिकमेंड की जाती हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब लिंक्स दिए जाते हैं। तो ऐसी ही एक किताब मैंने डैड के लैपटॉप में देखी, जो मैंने एक मूवी समझ के एक मूवी की फाइल को खोल लिया था। दरअसल वो आ, कोई एक सिंपल मूवी नहीं थी, कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं थी, वो एक सीक्रेट था, सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। द सीक्रेट करके किताब है बाय रॉन्डा बर्न, जिसमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ऐसे ही बिकॉज मैं डैड के साथ एक ट्रिप पे जा रहा था, हम दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट में थे, पापा ने मुझे अपना लैपटॉप दिया, और एक 8वीं क्लास का बच्चा जब लैपटॉप देखता है तो उसे लगता है कि 2 ढाई घंटे का सफर एक मूवी देख के काट लिया जाए। पर उस मूवी के बेस में मुझे द सीक्रेट जैसी चीज सुनने का मौका मिला, तो वो इस सिस्टम की वजह से मिला, इस सिस्टम की एजुकेशन की वजह से मिला। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चीजें मेरे पास आई और आके सिमट गई, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि वो सुबह से शाम तक किसी मीटिंग में किसी तरीके की लर्निंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, वो एक फियर आ जाता है। पर जब तक मैं इन मीटिंग्स पर ट्रेनिंग्स का पार्ट रहा, वो मुझे कभी फियर नहीं आया। और उसका, इस एजुकेशन का एक परिणाम मैं आपको एक मार्कशीट के हिसाब से दिखाना चाह रहा हूँ। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब मैंने ये समझा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है, जिस सिस्टम ने मुझे एजुकेशन दी, उसके माध्यम से जब मैं 12वीं कक्षा में हुआ तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे सिस्टम को टेस्ट कर लिया जाए। एक बच्चा खुराफाती होता है, जब पापा बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, तो ऐसा डाउट करते हैं कि कैसे वर्क करता है, हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो एक शायद उसी ईगो में मैंने कहा कि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन चेक करूंगा, और उसका ये परिणाम है, मैंने अपनी घर में हर तरफ किताब, किताब के ऊपर, दीवार पे, शीशे पे, हर तरफ मैंने ये लिख डाला 90+%, जब मैं 12वीं की तैयारी कर रहा था। और मैं ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ जिसके कभी 60-70 से ऊपर नंबर नहीं है, उतने परसेंटेज कभी नहीं आए। और जब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये एजुकेशन ऑफ आरसीएम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो आपके सामने प्रैक्टिकल रिजल्ट है, मेरी 12th क्लास की मार्कशीट है। मैंने 12th में 90.25% गेन किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन जो मुझे आरसीएम की वजह से मिली। हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने अपनी 12th खत्म की, प्रीफेक्टोरियल बॉडी का पार्ट रहा। और इसका, क्योंकि कभी कभार थॉट ये भी आता है कि अगर आरसीएम नहीं होता तो क्या मैं ये नहीं कर पाता। और मुझे एक कारण भी नहीं मिलता कि कैसे एक साधारण मध्यम वर्ग परिवार से निकला हुआ बच्चा किस तरीके से आ, एक हरियाणवी बैकग्राउंड से आके प्रॉपर इंग्लिश में बात करके दिल्ली वाले बच्चों को कंपटीशन देता है। अगर वो पॉसिबल है तो इस सिस्टम की, एजुकेशन की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अपने साथ के लोगों को भी देखा है, उनमें और मुझ में बिकॉज ऑफ एजुकेशन कुछ ना कुछ फर्क होते गए। जब मैंने अपनी 12th खत्म की तो मैं दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीटेक करी, इंजीनियरिंग करी, जिसमें मेरा मेन फोकस, क्योंकि सेमिनार्स प्रोग्राम दिल्ली में जितने भी होते थे मैं उनका हिस्सा बनता था, तो हमेशा ये फोकस रहता था कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जो भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स में लीडर्स बात कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, मैं किस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा नहीं तो 50 किताबें अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में सेल्फ हेल्प और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पढ़ी, जिसने मुझे, जो बाकी मेरे कॉलेज के 2-3 हजार लोग थे उनसे कुछ अलग कर दिया। और इसी का कुछ ऐसा रिजल्ट था कि मैं अपने बीटेक खत्म करने के बाद असेंचर जैसी कंपनी में प्लेसमेंट ले पाया।
पर हमेशा ये लगता था, क्योंकि यहाँ से सीखा था कि सपने बड़े होने चाहिए, और आप बहुत बड़ी किसी चीज के लिए बने, अपना वाय जाने, ये सब यहाँ सुनने को मिलता था। तो जब मुझे 25,000 रुपए का ये आया इंजीनियरिंग करने के बाद कि विशाल अब तुम्हारी कीमत 25,000 रुपये हो गई है, तुम 25,000 रुपए की नौकरी के लायक बन चुके हो, तो बस दिमाग में एक ही चीज आई कि विशाल तुम इतने कम के लिए तो नहीं बने। और वही एक कारण था जिसकी वजह से मैंने अपनी बीटेक के बाद जॉब छोड़ी, और जॉब जॉब के लिए गया नहीं इवन आफ्टर सिलेक्शन, क्योंकि मुझे पता था कि 25,000 के लिए विशाल तू नहीं बना। और इस तरीके का कॉन्फिडेंस, इस तरीके की माइंडसेट, इस तरीके का सबकॉन्शियस बिल्डअप सिर्फ आरसीएम जैसे सिस्टम ही देता है। और जब मैंने वो किया उसके बाद मैंने कहा कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन की जाए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी नारसी मोन्जी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एमबीए की। एमबीए भी मैंने मार्केटिंग में की, क्योंकि हमेशा से ही आरसीएम सिस्टम को हम स्टार्टिंग से नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। तो मुझे था कि अगर करूंगा तो मार्केटिंग में करूंगा, अगर कुछ हो पाया, किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाया, तो आरसीएम में मार्केटिंग वाला एंगल लेके कंट्रीब्यूट करूंगा। इस इंटेंशन से मैंने अपनी एमबीए में एडमिशन लिया। और एमबीए में भी मैंने पाया कि जो मेरी साथ के लोग थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते थे जब भी प्रेजेंटेशंस, क्योंकि बहुत सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं एमबीए में, तो हमेशा कहते थे कि विशाल तुम शुरुआत करो, या फिर विशाल तुम एंड करो। बीच में तो जो भी हम कर लेंगे, बट आप शुरुआत या आप एंड करें। उस तरीके का रिकॉग्निशन, उस तरीके का आपको क्राउड से अलग देखा जाना, मुझसे बहुत से लोग एमबीए में पूछते थे, 3-3, 4-4 साल के एक्सपीरियंस वाले, कि विशाल आप इस तरीके से कितना स्ट्रेस फ्री कैसे हैं, आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव आउटलुक कैसे रहता है, पॉजिटिव नजरिए से ही क्यों हर चीज को देखते हैं, वो कैसे हो पाता है। तो मैं उनको तो क्या बताता, लेकिन आपसे शेयर कर सकता हूँ कि वो पिछले 25 साल की आरसीएम एजुकेशन का नतीजा था, कि मैं उस तरीके से उस माहौल में, जब यूनिवर्सिटी में टॉप ऑफ द टॉप बिजनेसमैन के बच्चे, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे उसमें थे, और वहां पे मैं अपने आप को उनसे अलग पाता था और ऐसा उनसे सुनता था। तो ये सब आरसीएम की एजुकेशन है, जो उस समय नहीं समझ आती थी, जब पापा हमें मीटिंग में जबरदस्ती लेके जाया करते थे। वो आज समझ आती है, जब वो चीजें हम फेस करते हैं तो अब समझ आता है कि हमारा सबकॉन्शियस उस समय पे इतना बिल्ड हो गया था कि हमें जिंदगी की आम तौर पे आपको कॉन्शियस करने वाली चीजों से ज्यादा फर्क ना पड़े। तो इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम आरसीएम में हमें मिला। नासिम मुंजी में फिर शीतल मैम ने जिस तरीके से बताया कि मेरे शुरुआत में मैंने 1 साल तक अमेजोन के साथ अपनी करियर की शुरुआत की। उससे पहले भी मैं आपसे एक स्टोरी बताना चाहूंगा। अमेजोन से पहले एक डेलॉयट करके कंपनी है, अगर किसी आपके बच्चे या फिर आपके आसपास के लोग किसी भी बड़ी फर्म को जानते हैं, बड़ी एमएनसी को जानते हैं, तो डेलॉयट और अमेजोन को जानते होंगे। अमेजोन तो इसलिए जानते होंगे क्योंकि डिलीवरी भी शायद आपके घर पे आती है। डेलॉयट एक बिग फर्म है फाइनेंशियल कैटेगरी में। तो डेलॉयट कंपनी में आई, पहली कंपनी थी। कंपनी में तकरीबन 150 बच्चे बैठे, और उसमें से जो 8 बच्चे सिलेक्ट हुए उसमें मेरा नाम था। सो दैट वाज डेलॉयट, मेरी कॉलेज की पहली कंपनी। और मैं आई वाज सेटिस्फाइड। डेलॉयट ने मुझे एक अच्छा पैकेज दिया। मुझे डेलॉयट से 9 लाख रुपए पर एनम का पैकेज मिला। और फिर उसके बाद एंड ऑफ माय एमबीए फिर कंपनी आई अमेजोन। अमेजोन सब वाकिफ हैं, इतना बड़ा नाम है। तो और अमेजोन एक बेहतर पैकेज के साथ है, ऐसे पैकेज के साथ है कि मुझे महीने में 1 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी मिला करती थी। इस ऑफर के साथ अमेजोन मेरी नारसी मोन्जी एमबीए की डिग्री करने के बाद आई। और जब मैं अमेजोन में 1 साल अपना उधर लगाया, अपने दिया, और मुझे वो टाइम याद है जब मैं 18-18 घंटे अपनी लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। और ये तब है, जैसा शीतल मैम ने शेयर किया, कि जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ आरसीएम बिजनेस इसमें काम कर रही है और इतना पैसा कमा रही है, जो शायद मेरे मैनेजर के मैनेजर के मैनेजर के मैनेजर का मैनेजर भी नहीं कमाता हो। इस तरीके का मेरा निर्णय है कि मैं अमेजोन में एक्सपीरियंस करूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं भी तो देखूं क्या दुनिया इस चीज के पीछे पागल है। हम तो बचपन से देखते आए, हमने तो पागलपन आरसीएम का ही देखा है। पर ये क्या पागलपन है जो ये पूरी दुनिया जॉब के पीछे जा रही है। और जब मैं किसी को बताता था कि अमेजोन में सिलेक्शन हो गया, तो आंखें ना ऐसे चमक जाती थी कि अरे अमेजोन में सिलेक्शन हो गया। इस तरीके का रिकॉग्निशन मिलता था अमेजोन में जब मैं वर्क कर रहा था।
पर जब मैंने ये एनालिसिस किया कि जब मैं अमेजोन में काम कर रहा हूँ, मैं 18-18 घंटे की वर्किंग में हूँ। हाँ, मैं अपने मैनेजर को देखता था, वो भी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। उसके मैनेजर मतलब जो 3-4 मैनेजर ऊपर था, वो तो दिन में 4 घंटे ही सोता था। तो मैंने अपने आप से पूछा, जब इतनी एजुकेशन, जब सब इतना कुछ, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो क्या आप वहां जाना चाहते हैं जहां मेरे खुद के पापा हैं, या फिर मैं वहां जाना चाहता हूं जहां मेरे मैनेजर के मैनेजर का मैनेजर। और जब मैंने वो जिस दिन कंपैरिजन किया, एक तरफ एमबीए में सिखाया जाता है कि आप ना, जब भी थोड़े भी कंफ्यूज्ड हैं, किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो हमेशा एक कंपैरिजन कीजिए। एक तरफ वो चीज लिखे जो आप चाहते हैं, और एक तरफ वो चीज लिखे जो आपके पास है, और कंपेयर कीजिए आपको किधर अपना एफर्ट डालना है। तो जब मैंने वो कंपैरिजन अमेजोन वर्सेस आरसीएम किया, तो मैंने पाया कि पापा 23 साल से बिजनेस कर रहे हैं, और 23 साल से जो लोग अमेजोन में हैं, उनके लाइफस्टाइल को, आ, उनके पास जिस तरीके का फ्रीडम है, उसको जब मैंने कंपेयर किया, तो मैंने पाया कि अमेजोन का मैनेजर अभी भी 20-20, 22-22 घंटे काम कर रहा है एवरी डे। उसको मैं मानता हूं कि शायद इनकम कहीं ना कहीं अच्छी आती होगी। मेरे मैनेजर की जो आप इनकम सुनेंगे, तो उसकी इनकम थी 2.5 CR, 2.5 करोड़ रुपए सालाना। मेरे मैनेजर की, मैं जिससे मैंने कंपैरिजन किया, और मैंने ये पाया कि जब हम पापा को देखते हैं, जिस तरीके से वो देश दुनिया में घूम रहे हैं, जितनी इनको अपॉर्चुनिटीज हैं पूरा वर्ल्ड इंडिया ट्रैवल करने की, उतनी अपॉर्चुनिटी मेरे मैनेजर के पास कभी नहीं आ सकती। और या फिर अगर मैं अपने आप को 20 साल 30 साल मेहनत करके उस लेवल तक लेके जाऊं, तो मेरे पास वो कभी भी नहीं रहेंगी। अब मैं अगर मैं बात करूं कि मेरे मैनेजर के मैनेजर की शादी थी, आ, तो आप मानिए शादी कितना बड़ा एक इवेंट रहता है। और जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा, विशाल, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, इसी दिन में सब निपटाना है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आरसीएम की कोर टीम में जब शादियां होती हैं, तो 5-5 6-6 दिन से पूरी कोर टीम, पूरा माहौल सजना तैयार हो जाता है। जब मैंने ये कंपैरिजन किया कि विशाल, आगे आने वाले समय में तुम भी लाइफ के फेजेस से गुजरोगे, तो तुम किस तरीके से गुजरना चाहते हो, जिस तरीके से तुम जो अपने मैनेजर्स को देखते हो वैसे, या जिस तरीके से आप अपने पापा को देखते हो वैसे। और मुझे हर एक सवाल के साथ, हर एक क्यों के साथ, हर एक वो कंपैरिजन के साथ क्लियर होता गया कि जो चीज मुझे अमेजोन दे रही है आज के समय में, 1 लाख रुपए प्रति महीना की सैलरी, 18 घंटे का वर्कलोड, और जब मैं देखता था कि इतने स्ट्रेस में जब सारी चीजें चल रही हैं, और दूसरी तरफ पापा कभी कभी साउथ घूमने गए हुए हैं, कभी साउथ के ट्रिप पे हैं, कभी नॉर्थ हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट हैं, और वो वैसा घूम रहे हैं, और मैं 18 घंटे वहां पे उस तरीके से डेडिकेटेडली अपने काम में लगा हुआ हूं। तो उस समय समझ आया कि सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत जो मेरे माइंड के साथ खेल रही थी, वो ये थी कि जब मैं अमेजोन में 18 घंटे दे रहा था, तो मैं कहीं और समय नहीं दे पा रहा था। मतलब मुझे अपने लिए टाइम तो छोड़ो, कि अपने लिए कुछ काम किया जाए, मेडिटेशन योगा किया जाए, उसके लिए तो टाइम छोड़ो, मुझे अपने मम्मी पापा से बात करने तक का टाइम नहीं। मतलब बीच में मैंने अमेजोन के समय में यूएस, अमेरिका मार्केट प्लेस में भी काम किया। उस समय मेरी शिफ्ट रात को 10 बजे शुरू होती थी और सुबह 7 बजे तक रहती थी। और हर दिन ऐसा होता था कि जब मैं सोता हूँ, तब घर वाले उठे हुए रहते थे, और जब मैं उठता था तो वो सो जाते थे। और मुझे लगा कि विशाल, ऐसे पैसे का क्या फायदा कि जब तुम ना अपने लिए ना अपनों के लिए टाइम निकाल सको। तो ये इस तरीके का टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री लाइफ, यू नो इस सब चीज ने मुझे ये मानने पे मजबूर कर दिया कि जो चीज आरसीएम बिजनेस आपको दे सकती है, वो एक वर्ल्ड की टॉप मल्टीनेशनल लेवल कंपनी भी नहीं दे सकती। और यही कारण है कि मैं आज आप सब लोगों के समक्ष अपनी बात शेयर कर पा रहा हूँ, आरसीएम में सेकंड जनरेशन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ।